अपने घर की दीवारों पर लिखना होगा। आज के युवा क्या लिखते हैं दीवारों पे पता है? आप ही जाके देखिए फेसबुक खोल के, वो लिखता है कि मैंने आज आईफोन लिया एंड माय ड्रीम इज कंप्लीटेड, यानी उसका ड्रीम आईफोन खरीदना है। ये कड़वी बात है, ये आज की युवा पीढ़ी को सुनना होगा। वो क्या लिखता है? बाजार से एक आईफोन खरीदता है और स्टेटस लगाता है माय ड्रीम इज कंप्लीटेड। क्या तुम्हारा ड्रीम एक आईफोन खरीदना है? बताओ। एक लड़का R15 का गाड़ी खरीदता है और लिखता है माय ड्रीम इज फिनिश्ड। कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए आज जो लोग यहां आए हैं, आपके माता पिता बड़ी उम्मीद के साथ पाई पाई जुगाड़ करके आपको आपकी मंजिल की ओर धकेल रहे हैं। आपको वहां जाना होगा, क्योंकि ये खेल का मैदान है, फुटबॉल का मैदान है और हम कोलफील्ड के क्षेत्र में हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। आज से 40 साल पहले हमारे गांव देहात में कहावत कही जाती थी, अपने भाषा में कहा है, हमने एक भाषा में वो कहावत कहल जाल है, क्योंकि बगल में हमारे मामा घर है कि गाँव में दुए चीजें टंगा कमाए सकल है। दादू साहब जय बुजुर्ग हाथ तो नहीं याद आता कि गाँव में किधर दुए चीजें टका कमाए सकल है, एगो मटिया कोड़ के नहीं तो टणिया तोड़ के। कहावत सुना ला तो नहीं? मटिया कोड़ के नहीं तो टणिया दौड़ के। इसका मतलब क्या है? मटिया कोड़ने का मतलब है ऐसे साल पहले 30 साल पहले जो लोग मिट्टी काटते थे, झोड़ा लेके, जो लोग मिट्टी काटते थे, मिट्टी काटते काटते उनको BCCL ने सरकारी जॉब दिया। यानी गांव में आप जाइएगा, पूछिएगा कि इस गांव का सबसे पहला सरकारी जॉब कैसे मिला, बोलेगा BCCL ने दिया था, टाटा ने दिया था। लेकिन कैसे दिया था? ना मिट्टी काटते काटते सरकारी जॉब दिया था। इसीलिए क्या कहा था कि मटिया कोड़ के, और दूसरा लाइन क्या था? टणिया दौड़ के। अब टणिया दौड़ने का मतलब यानी और जो दूसरा सरकारी जॉब मिला था हवलदार में, चपरासी में, यानी मैक्सिमम पुलिस की नौकरी हमारे लोग करते थे, पुलिस का नौकरी करते थे। इसीलिए लाइन कहा जाता था कि टणिया दौड़ के नहीं तो मटिया कोड़ के। आज भी टणिया दौड़ने वाला चरितार्थ आज भी आपके सामने सही हो रहा है। आज भी हमें बहुत खुशी लगा, हमारे आधा दर्जन भाई लोग CSF BSF का ज्वाइनिंग किए। कहां से? टणिया दौड़ के। उनके सपनों को साकार कहां से उन्होंने किया? टणिया दौड़ के। अरे 40 साल पहले हम लोग का पूर्वज बोल दिया है कि गाँव के इधर पहले 2% में हमेशा रखिए, मटिया कोड़े का लक्षण और टणिया दौड़े का लक्षण। आज जितना भी आप अनाउंसमेंट किए हमारे नीतीश बाबू, टणिया में दौड़ने वाले लोग हैं। और जो बच्चे आज टणिया में दौड़ के CSF बने, BSF बने, उनके बाप दादा माटी कोड़ने वाले हैं। शर्म की कोई बात नहीं है, उनके पूर्वज मिट्टी काटने वाले। इसलिए आज हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास बहुत सारे सपने हैं, उन सपनों को हमें साकार करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और चूंकि भारी संख्या में हमारी बहन लोग भी हैं, हम आपको भी एक ही लाइन कहेंगे, आज ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, ये कहीं ना कहीं पुरुषवादी समाज है। यहाँ स्त्रियों को अपना जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा आज जो बहनें रील्स की दुनिया में जा रहे हैं वो खेल के मैदान में आए, क्योंकि खेल के मैदान में आपका सामना धूप से होता है, सूरज से होता है। जब आपका सामना सूरज से होगा तो आप भी सूरज बनिएगा कि नहीं? इसीलिए कहेंगे चांद बनने से अच्छा है सूरज बनिए, कोई आपको नजर उठा के देख नहीं पाएगा। आपको अगर कोई नजर उठा के देखता है तो कसूर आपका है। आप चांद बनना चाहते हैं तो चांद को चकोर देखता है, आपको चोर लोग देखेंगे। चांद को चकोर देखता है, चकोर और चांद की कहानी फेमस है। इसलिए मेरी बहन बड़ा खुशी हुआ, आप खेल के मैदान में आइए, सूरज से आप सामना कीजिए, सूरज की गर्मी को पाकर अपने ताप को बढ़ाइए। किसी का साहस नहीं होगा आपसे आंख में, क्योंकि ये पुरुषवादी समाज है। यहाँ स्त्रियों को दूसरे नंबर पर ही आंका जाता है। आपको इस समाज में अगर अपनी प्रतिष्ठा बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो आपको विशेष करना होगा और आपको बताना होगा कि हम लोग 21वीं सदी की बालिकाएं हैं, बेलन भी चलाते हैं और बल्ला भी चलाते हैं। आपको ये बताना होगा दुनिया को कि हम न्यू इंडिया की गर्ल से हम श्रृंगार करना भी जानते हैं और समय आने पर आंखों में अंगार भरना भी जानते हैं। आपको ये साबित करना होगा कि हाँ, लड़कियों का गहना होता है शर्माना, हम शर्माना भी जानते हैं और समय आने पर शेरनी की तरह गुर्राना भी जानते हैं। ये आपको साबित करना होगा।
नहीं तो इस दुनिया में जो पूरी तरह से पुरुषवादी सोच पर आधारित है, आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना है। क्योंकि आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं, यहाँ कुछ भी संभव है। आप जिस एनर्जी के साथ जिंदगी को जी रहे हैं, जो ऊर्जा आपके पास है, यहाँ कुछ भी संभव है। आप कभी भी किसी पथ में हार मत मानिए। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, यदि आपके पास समय है तो। नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना होगा। जैसे भारत में नेताजी बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह का नाम आता है, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आता है। नेपोलियन बोनापार्ट की आयु लगभग 12 साल के आसपास थी। उनकी माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई। जैसे हम लोग गांव में हाथ दिखाते हैं, हाथ दिखने के बाद लोग भविष्यवाणी करते हैं कि इसका लकीर ऐसे है, इसका 2 गो शादी होगा, इसका ऐसे नौकरी होगा, इसका ऐसे बीमारी होगा। गांव देहात में सब चलता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट की लकीरों को देखने के बाद ज्योतिष ने कहा, इसकी हाथ की लकीरें कह रही हैं कि इसका जीवन बहुत दुखदायी होगा, इसका जीवन बहुत पीड़ादायक होगा। बोनापार्ट ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला, तुम्हारी हाथ की लकीरों में ऐसा लिखा है और ये विधि का विधान है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसे कोई नहीं टाल सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट चूंकि 12 साल के थे, उन्होंने कहा, यदि हाथ की लकीरों में ऐसा नहीं होता, मेरी हाथ की लकीरें इधर की बजाय इधर चली जाती, तो क्या परिणाम होता? उसने कहा, लकीरें इधर हैं, मने इधर हैं, जो मैंने कहा सो होगा, लकीरों को कोई नहीं मिटा सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट बचपन से ख्वाब रखते थे सेनापति बनने का, अपने कमर में एक छोटा सा छुरा लेके चलते थे। उन्होंने 1 मिनट का लेट नहीं किया और अपने हाथ के बीच उस छुरे को रखा, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, और पूरे हाथ लहू से भर गया। ज्योतिष को कहा कि आपने कहा था कि हाथ की लकीरें को कौन मिटा सकता है, अब मैंने अपनी हाथ की लकीरों को खुद काट दिया, अब क्या भविष्यवाणी? ज्योतिष ने सर में हाथ रखा और एक ही लाइन कहा कि जिस नौजवान में ऐसा चिन्ह है, वो काल के कपाल में लिखे को मिटा सकता। आज तुम उसी उम्र के पड़ाव में, ये मत सुनाना लोगों को कि मेरी किस्मत में तुम नहीं, शायद जिनकी हाथ नहीं है उनका भी किस्मत है। तुम्हें ठानना होगा, जब तक तुम ठानोगे नहीं, तुम किसी मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए आज जितने भी नौजवान आए हैं, क्योंकि खेल का संबंध नौजवानों से होता है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने सार्थक बनाएं। आपके माता पिता बहुत उम्मीद के साथ आपके लिए साधन संसाधन जुटाते हैं, आपको जगह जगह ले भेजते हैं, पढ़ने के लिए दूर शहरों में भेजते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे ड्रीम देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग आप आए हैं, मान के चलिए आप जो बनना चाहती हैं, कुछ तो बनना चाहते हैं आप, क्या आपकी माँ बनना नहीं चाहती थी? बनना चाहती थी, लेकिन उनका सपना कहीं ना कहीं परिस्थितियों के अभाव के कारण पूरा नहीं हो पाया। आपके पिताजी भी कुछ बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी के पास साधन संसाधन नहीं था, वे बन नहीं पाए। इसका उदाहरण अगर आपको जानना है, आप राहुल द्रविड़ को जानिए। राहुल द्रविड़ का नाम आपने सुना है, मैं बार बार खेल का मैदान हूं इसलिए खेल से जिक्र कर रहा हूं। राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के एक बहुत बड़े स्तंभ है बल्लेबाजी के, लेकिन आज तक वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। यानी हमारे और आपके हिसाब से उनका सपना चकनाचूर हो गया था। लेकिन क्या पता है, आज राहुल द्रविड़ 2019 में इसी भारतीय टीम में वर्ल्ड कप जीतने के कगार पर खड़े हैं। खिलाड़ी बन के नहीं, कोच बन के खड़े हैं। यानी आपके माता पिता ने जो सपना अपने लिए देखा था, वो सपना नहीं पूरा कर पाते, वो सपना आपकी आंखों में देख रहे हैं। सपने कभी नहीं मरते हैं, सपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, सपने कभी नहीं मरते हैं। यदि आपके माता पिता ने कोई सपना देखा होगा, उन्होंने हासिल नहीं किया होगा, लेकिन वो सपना आज भी नहीं मरा है। वो अपने संतान से, वो अपने बच्चों से चाहता है, वही सपना उनकी आंखों से पूरा होता हुआ देखिए। और आप चले जाइए मार्केट में, जितना गर्व आपको अपने अचीवमेंट पे नहीं होगा, अभी जितना भाई लोग अभी बीएसएफ सीएसएफ बने, उनको जितना गर्व नहीं हो रहा है अपने बीएसएफ सीएसएफ बनने पर, जाके उनके बाप से पूछिए, मार्केट में मुच्छों में ताव देता मिलेगा। इन्हें ड्रीम कभी नहीं मरते हैं। इसलिए बहुत मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद आपके माता पिता ने आपको यहां तक का सफर तय करवाया है। अपने ड्रीम को नहीं मरने, उस सपने को साकार करें। वो सपना एक आकृति बनकर आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में आकार ले रहा है। और चूंकि ये खेल का मैदान है, मैं मानता हूं आप लोग काफी दूर से आए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंत में इतना ही कहूंगा एक छोटी सी कहानी के साथ कि हम लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से, कैसी परिस्थितियां आती हैं, कैसी स्थितियां आती हैं, उनसे हतोत्साहित नहीं होना है, उनसे हताश नहीं होना है, उनसे निराश नहीं होना है।
बल्कि उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। एक छोटी सी संक्षिप्त कहानी में, एक मजदूर हुआ करता था। मजदूर आप लोग जानते हैं, मजदूर यानी दुनिया का सबसे गरीब आदमी, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला और सबसे कम पैसा पाने वाला, उसको मजदूर कहते हैं। तो मजदूर हुआ करता था। जिस प्रकार सभी का अपनी आस्था है, किसी की ईश्वर में, किसी की अल्लाह में, किसी की बूढ़ा बाबा में, किसी की महाराज में। तो वो एक दिन अपने ईश्वर को याद करता है कि आप प्रकट हो जाइए और मुझे कुछ वरदान दीजिए। उसके ईश्वर आते हैं और आकर पूछते कि मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या मांगते हो? उसने कहा मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब चाहूं तब दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊं। सबसे शक्तिशाली इंसान रहे, वस्तु रहे, पशु रहे, पक्षी रहे, कोई मतलब नहीं, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूं। बोला ठीक है, तुमको जब मन लगेगा कि ये शख्स दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है, तुम मांग लेना, तुम बन जाओगे। लेकिन एक शर्त है, तुमको दोबारा मजदूर नहीं बनाएंगे। वो बोला यार दोबारा मजदूर बनना भी किसको है, कौन चाहेगा कि दोबारा मजदूर बने? बोला ठीक है, दोबारा सोच लो, तुम जो चाहोगे बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर से राष्ट्रपति बना देंगे, मेसी रोनाल्डो बना देंगे, लेकिन दोबारा मजदूर नहीं बनाएंगे, सोच लो। बोला सोचना नहीं, मुझे बना दो। बोला ठीक है, घर जाओ, तुमको जो इच्छा करे मांग लेना, तुम बन जाओगे। वो घर आया, उसने देखा कि देश के प्रधानमंत्री का काफिला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लगभग 100 की संख्या में पीछे पीछे। उसने कहा यार प्रधानमंत्री से बड़ा और कौन होता है, प्रधानमंत्री से पावरफुल कौन होता है? उसने याद किया अपने ऊपर वाले को कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दो। बोला ठीक है, लेकिन दोबारा मजदूर नहीं बनाएंगे। वो 1 महीना प्रधानमंत्री बन के रहता है। 1 महीने बाद सूरज की किरण उसके चेहरे पे पड़ती है, पसीना पसीना हो जाता है। उसका क्या ख्वाहिश था कि सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन, सूरज का रोशनी उसको अचंभित कर देता है। बोला यार प्रधानमंत्री तो कमजोर है, उससे मजबूत तो सूरज की रोशनी है, मुझे सूरज बना दो। फिर उसने क्या कहा कि दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। बोला बनना ही कहा, मुझे सूरज बना दो। वो सूरज बन जाता है। 1 महीना सूरज बन के रहता है, इतराता है, मौज करता है, मस्ती करता है। 1 महीना बाद सूरज को काले बादल घेर के खड़े हो जाते हैं। कभी कभी दिन में सूरज दिखाई नहीं देता है बादलों के कारण, यानी अब उसे क्या लगता है कि सूरज से भी शक्तिशाली काले बादल है। वो फिर क्या कहता है, मुझे काले बादल बना दो। 1 महीना वो काला बादल बन के रहता है, इतराता है, मौज मस्ती करता है, इधर उधर घूमता है, लोगों को बताता है कि अब तो मैं शक्तिशाली हूँ, मैं काला बादल। अचानक काला बादल एक दिन पहाड़ से टकरा के रुक जाता है, क्योंकि बादल का भी एक लिमिट होता है। वो पहाड़ जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां उसके आगे नहीं जा सकता है। अब फिर वो बोलता है कि आज के बाद मुझे पहाड़ बना दो। फिर क्या पहाड़ बन जाता है। 1 महीना पहाड़ बन के इतराता है, घूमता है, नाचता है, गाता है। अब एक दिन गहरी नींद में सो जाता है। अचानक उसका आवाज, एक आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो तुरंत अकबकाता है कि पहाड़, वो आवाज थी किसी के पीटने की। वो तुरंत उसको याद करता है कि ये कौन है जो पहाड़ को मार रहा है, पीट रहा है, मुझे वही इंसान बना दो जो पीट रहा है। वो पहाड़ था। बोला अरे पगले, आंख खोल के देखो कौन है। कौन था पता है? एक 6 हथौड़ी लेके पहाड़ की पत्थरों का एक मजदूर तोड़ रहा था। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अपने आप से सेटिस्फाइड रहे। उसने कहा था दोबारा मजदूर नहीं बनाएगा। वो पहाड़ बन के चिल्लाता रहा, हल्ला करता रहा, लेकिन उसने दोबारा उसको मजदूर नहीं बनाया, क्योंकि वो मजदूर सही उठा था। यानी देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया है। बाकी तुम जिस कार्य में हो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग काम वही है, तुम वहीं से आगे बढ़ो। चूंकि आप लोग बालिकाएं हैं, मैं एक बालिका की जीवनी से आपको परिचित करवाता हूं। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को चढ़ने वाले। उससे पहले बछेंद्री पाल जो भारत की थी, पेट टूटा हुआ था, आपने ये सुना होगा, लेकिन आपने उनकी स्टोरी को शायद बहुत कम लोग सुने होंगे, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स थी, आप भी स्पोर्ट्स हो, इसलिए मैं सुना रहा हूं। वो शायद एसएससी का एग्जाम देने के लिए दिल्ली की किसी ट्रेन में कहीं एग्जाम सेंटर जा रही थी। ट्रेन में चोरों के साथ उसका हाथापाई होता है, उसके चेन को छीनने का वो प्रयास करता है। तो जाहिर सी बात है, जो लड़कियां भाई वो रील्स वाली थोड़ी थी, वो ग्राउंड वाली थी, उठा के पटका पटकी होने लगा। उसी क्रम में उसको धक्का दे दिया और वो सीधे ट्रेन की पटरी के नीचे, उसका दोनों टांग कट गया। 4 दिन वो बेहोश रही।
जब अपने आप को उसने पाया तो देखा कि इसका दोनों टांग नहीं है, तो उसने अपने आप से एक ही को वादा किया कि देख, जो भी हो, ईश्वर हो, भगवान हो, खुदा हो, अल्लाह हो, जो भी हो, अगर तुमने मुझे बचाया है तो घास छीलने के लिए नहीं बचाया है, मुझे इतिहास बनाने के लिए बचाया है। जिस लड़की का दोनों टांग कट चुका है, उम्मीद कीजिए वो क्या ड्रीम लेगी कि गाना गा ले। अब उसका दोनों टांग नहीं है तो ऑप्शन क्या है, सिंगिंग कर ले, या कोई ऐसा ड्रीम बनाओ जो हाथ से पॉसिबल हो या जबान से पॉसिबल हो, शरीर से पॉसिबल हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने क्या ड्रीम बनाया पता है, कि हम एक ऐसा काम करेंगे जिसको आदमी अगर सोचेगा तो सपनों में भी सिहर उठेगा, हम माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। जिसका दोनों टांग नहीं है, जिसका दोनों टांग नहीं है, वो कह रही है माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। अब उसको कोचिंग का जरूरत है ना, जैसे आपके कोच हैं, वो टिप्स लेने के लिए अपने कोच के पास गई, तो कोच कौन, बछेंद्री पाल, उससे जाकर कहा कि दीदी मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। बछेंद्री पाल ने एक ही लाइन कहा कि तुम जिस अवस्था में हो, तुम्हारे दोनों पांव नहीं है, और जो अवस्था में तुम हो, अगर कोई दूसरा होता वो चलने के बारे में सोचता, वो दौड़ने के बारे में सोचता, तुम पहाड़ चढ़ने की बात कर रही हो, मान लो तुमने पहाड़ को चढ़ लिया है, बस दुनिया को तारीख का इंतजार हो। आप जो चाहते हैं, आप उम्र के इस पड़ाव में हैं कि आप उस मुकाम को हासिल कर सकें। विशेष ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। आप जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। जो लोग विजेता बने उनको बधाई, और जो लोग उप विजेता बने उनको अगले टूर्नामेंट के लिए बधाई। और चूंकि हमें भी अफसोस लगा कि आपका खेल हम देख नहीं पाए, क्या करें, हमारा जीवन ही ऐसा है, नहाना धोना खाना पीना कहाँ होता है कोई ठिकाना नहीं है। एक दिन में 4 गो 5 गो जिला का हमारा दौरा रहता है, और चूंकि खेल से हमारा भी प्रेम रहा है, बहुत प्रेम रहा है। आजकल के युवा के पास आप चले जाइए, अपने हाथ में वो माता पिता का नाम लिखता है, यदि प्रेम करने वाला है तो प्रेमिका का नाम लिखता है। मेरा हाथ देखिए, हमने सचिन तेंदुलकर का नाम लिखा है। हम भी खेल के बहुत बड़े दीवाने हैं, इसलिए खेल के मैदान तक हम लोग दौड़ के आए। आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम भी एथलेटिक्स हैं, इसीलिए देखिएगा पूरे राज्य में चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री हमारे भाषण की जब कॉपी करते हैं ना, तो लड़का लोग फेसबुक में लिखता है कि मुख्यमंत्री जी टाइगर का भाषण कॉपी करते हैं, ठीक है, उसका स्कॉर्पियो में उड़ के चढ़ने का स्टाइल कॉपी मत कीजिएगा, डंडा टूट जाएगा। तो आज जितने भी हमारे भाई बंधु, हमारी बहनगण आई हैं, आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने ड्रीम को बनाइए और उस ड्रीम को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, अपनी मंजिल को पाइए। हमारी ओर से आपको असंख्य शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद दूंगा आयोजन समिति को।